नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सीएम नायब सिंह सैनी ने क्वालिटी इंश्योरेंस अथॉरिटी के साथ में बैठक की, जिसमें सीएम सैनी ने परियोजनाओं में गुणवत्ता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही अधिकारियों को कहा कि सभी परियोजनाओं को समय पर पूरा कर लिया जाए। बैठक में तय किया गया कि हरियाणा के यंग प्रोफेशनल्स को चीफ मिनिस्टर इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट क्वालिटी मॉनिटर के तौर पर सरकार हायर करेगी। यंग प्रोफेशनल्स विकासात्मक परियोजनाओं में गुणवत्ता सुनिश्चित करने में सहयोग देंगे और इंजीनियर विभाग के अधिकारियों की समय समय पर जरूरी ट्रेनिंग कराने पर भी मुहर लगाई गई। सीएम सैनी ने साफ कहा कि विकास परियोजना में गुणवत्ता से किसी भी प्रकार का समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कानून व्यवस्था के मुद्दों को लेकर अहम बैठक की और इस दौरान बैठक में सीएम ने कई दिशा निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि अपराध और अपराधियों के लिए पुलिस की जीरो टॉलरेंस की नीति होनी चाहिए और किसी भी अपराधी का भक्षण नहीं किया जाना चाहिए। साथ ही अपराधियों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और आपको बता दें कि इस बैठक में मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी, सीएम के सीपीएस राजेश खुल्लर, गृह सचिव सुमिता मिश्रा के साथ डीजीपी शत्रुजीत कपूर समेत तमाम अधिकारी मौजूद रहे। बड़ी बैठक ली है, बड़ी क्योंकि सारे प्रदेश के एसपीज, सीपीज सभी और आला अधिकारी जो है पुलिस विभाग के, वो उसमें मौजूद थे। और करीब 4-4.5 घंटे चली इस मीटिंग में बड़ी विस्तृत चर्चा हुई। जो प्रदेश की लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है, हर उसको बड़ी बारीकी से चर्चा हुई है। और सीएम साहब ने बहुत ही, मैं कहूंगी, बहुत ही सख्त निर्देश दिए हैं कि लॉ एंड ऑर्डर को लेकर वो बहुत ही गंभीर है। पुलिस को भी निर्देश दिए गए कि अपराध और अपराधियों के लिए जीरो टॉलरेंस होनी चाहिए हरियाणा प्रदेश में। वो खुद भी इलाके में निकलें, टूर करें, पब्लिक के सामने दिखें, थानों में मौजूद रहें, थानों की भी विजिट करें, औचक निरीक्षण भी करें, पब्लिक के साथ जुड़ें और पब्लिक के माइंड में एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग पर भी जोर दिया जाए। गुरुग्राम से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां पर एक स्टेट लेवल टेनिस प्लेयर की गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिसकी पहचान राधिका यादव के तौर पर सामने आई है, जो कि एक टेनिस की स्टेट लेवल खिलाड़ी भी थी। बता दें कि मृतका राधिका ने कई मेडल जीतकर परिवार और अपने पिता का नाम रोशन किया था। लेकिन इस पूरे मामले में चौंकाने वाली बात यह रही कि उसी बाप ने अपनी बेटी को एक के बाद एक 3 गोलियां मारी। तो वहीं मौका वारदात पर पहुंची पुलिस ने रिवॉल्वर भी बरामद की है, जिससे इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया था। हालांकि निजी अस्पताल ले जाते वक्त राधिका की मौत हो गई, तो पुलिस ने आरोपी पिता के खिलाफ मामला दर्ज कर कोर्ट में पेश किया है। आज मॉर्निंग आवर्स में सेक्टर 56 पुलिस स्टेशन गुरुग्राम में एक इन्फॉर्मेशन मिली थी एक निजी हॉस्पिटल से कि एक लड़की है जिसको कुछ गोलियां लगी हैं, जो मृत अवस्था में हॉस्पिटल में है। इसके ऊपर पुलिस टीम के द्वारा हॉस्पिटल में जाकर के पता किया गया तो मालूम हुआ कि ये राधिका नाम की लड़की थी और करीब 25 वर्षीय लड़की है, जो कि सेक्टर 57 के किसी एरिया में रहती है। पुलिस के द्वारा उसके घर जाकर के पता किया गया लेटर ऑन, तो मालूम हुआ कि ये जो राधिका है ये टेनिस प्लेयर थी और फिलहाल ये कोई अपनी टेनिस अकेडमी चला रही थी। इसके पिता के द्वारा इसको गोलियां मारी गई हैं, जिसको पुलिस के द्वारा अरेस्ट कर लिया गया है और उससे पूछताछ की गई तो उन्होंने इस घटना को अंजाम देना स्वीकार किया गया है। फिलहाल जो इन्वेस्टिगेशन हुई है उसमें पुलिस को मालूम हुआ है कि जो मृतक का है उसको 3 गोलियां कुल मिलाकर के लगी हुई हैं और एक्यूज के ब्रदर के द्वारा पुलिस की कंप्लेंट फाइल की गई है और उसके द्वारा ये एलिगेशन लगाए गए हैं कि उनको शक है कि उसके द्वारा गोली मारी गई है। गधपुरी थाना क्षेत्र के अंतर्गत गांव दहलाका में एक 30 वर्षीय व्यक्ति द्वारा आत्महत्या किए जाने का मामला सामने आया है, जहां पर परिजनों का आरोप है कि प्रॉपर्टी डीलर द्वारा जबरन जमीन का एग्रीमेंट करवाने के बाद दी जा रही धमकी के चलते मृतक ने यह कदम उठाया है। मामले की असल सच्चाई पुलिस जांच के बाद ही जो है सामने आ पाएगी। फिलहाल सूचना मिलने पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची और शव को नागरिक अस्पताल पलवल लाया गया। अधिकारी सब इंस्पेक्टर मनोज कुमार ने बताया कि
परिजनों की शिकायत के आधार पर कार्यवाही की जा रही है। शव का पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है, जो कि उचित कार्रवाई होगी वो की जाएगी। अभी परिजन के जो भाई है, जो मृतक का भाई है, उसने हमको कंप्लेंट दी है और उसी कंप्लेंट के आधार पर हम इसकी कार्रवाई कर रहे हैं और तफ्तीश में जो भी उचित कार्रवाई होगी वो की जाएगी। कौन है जिनकी मौत हुई है? ये पड़ोसी हैं, रिलेशन में भी हैं थोड़ा। कैसे मौत हुई है? सुबह पता चला कि वो बिट्टू ने फांसी खा ली है। क्या तो कारण बता रहे थे कुछ जमीन जायदाद वगैरह के बारे में, तो सुना था। शिकायत दे दी पुलिस को? हाँ, पुलिस को शिकायत दे दी। और ये कार्रवाई? हाँ, कार्रवाई देखो आगे क्या होता है। जी, कौन सा गाँव है आपका? दहला का। क्या है, कौन थे मृतक, आपकी क्या लगता है? छोटे भाई हैं। कितने उम्र है? 30 साल। क्या नाम? बिट्टू। भाई का? हाँ जी। तो क्या हुआ था, कैसे मौत हुई उनको? उन्होंने सुसाइड कर ली शाम को, फांसी लगाकर। किस चीज से? उस पर कुछ लोगों ने दबाव बनाया हुआ था जी, उसको धमकाते थे, फोन पे धमकी आती थी जी, उसके डराया धमकाया जाता था जी। किस बात पर डराया धमकाया? तो जमीनी विवाद हो जिनको। क्या जमीनी विवाद था? जमीन कुछ एग्रीमेंट कर रखा जी उसने, वो उस जमीन को वापस वो देना नहीं, बेचना नहीं चाहता था जी, और उसको जोर जबरदस्ती उससे कुछ लोग हैं वो उससे बोलते थे कि फोन पे धमकी देते थे कि इसको रजिस्ट्री करा, ये करा, वो करा। जिले में करीब 24 वर्षीय एक युवक का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। युवक के माथे पर गोली लगी हुई है और हाथ में पिस्टल रखा हुआ है। मामला अभी साफ नहीं हो पाया कि यह हत्या है या फिर आत्महत्या। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए बावल के सरकारी अस्पताल पहुंचा दिया है। मृतक की शिनाख्त खेड़ा मुरार गांव निवासी राजेंद्र के रूप में हुई है। ये कल रात करीब 9 बजे हमें सूचना प्राप्त हुई थी कि खेड़ा गांव से पहले जो नहर है वहाँ एक नौजवान लड़का है, उसकी गन शॉट इंजरी से उसकी डेथ हुई है। सूचना पर हम मौके पर पहुंचे तो ज्ञात हुआ कि राजेंद्र सनोवर रतिराम, ये खेड़ा गांव का रहने वाला, 23-24 साल एज है। तो इसकी बॉडी वहाँ थी और साथ में वेपन भी, जो इलिसिट वेपन है वो भी इनकी बॉडी के पास था और सिर पर इसमें बॉडी की चोट लगी हुई थी, जिस चीज़ की मौके पर डेथ हो गई थी। तो उसी समय जो आवश्यक कार्रवाई है वो पूर्ण करके हमने बॉडी को मौचरी में शिफ्ट करवा दिया था। आज उसके परिजनों ने शिकायत की है, उसके आधार पर आगामी कार्रवाई की जाएगी। एसपी कुरुक्षेत्र नीतीश अग्रवाल ने शुक्रवार को थाना सदर पिहोवा का दौरा कर पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की और आम लोगों की शिकायतें सुनी हैं। बता दें कि एसपी ने कहा कि पुलिस का प्रयास है कि हर थाने में लोगों की समस्याओं का त्वरित समाधान हो। नशे को लेकर उन्होंने साफ किया कि पुलिस 2 स्तरों पर काम कर रही है। एक ओर नशा बेचने वालों पर शिकंजा कसा जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर गांव-गांव जाकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। एक विशेष टीम गठित की गई है जो कि ग्रामीण इलाकों में जाकर नशा मुक्त अभियान चला रही है। एसपी अग्रवाल ने नशे की आपूर्ति पर लगाम कसने को लेकर बताया कि इस साल अब तक करीब 90 एफआईआर दर्ज की गई हैं, जिनमें 18 से 19 मामले कॉमर्शियल मात्रा के हैं। पुलिस ने कई बार नशा बेचने वालों को प्रिवेंटिव डिटेंशन में भी लिया है। ट्रैफिक टीम स्कूलों और कॉलेजों में लगातार अवेयरनेस कार्यक्रम चला रही है। जो भी हमारा पहवा सब डिवीजन है उसकी मीटिंग आज हमने सदर पहवा में रखी थी और ये भी प्रयास किया है कि जो यहाँ पे हमारे कंप्लेंट्स हैं, जिनकी पुलिस से संबंधित कंप्लेंट्स हैं, उसको हम यहाँ पे उनका सोल्यूशन करें, उनका समाधान करें। देखिए, हमारी पुलिस है जो नशे के लिए दोनों तरफ काम कर रही है। एक तो नशा को जो बेच रहे हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई कर रही है और दूसरी तरफ जो हमारे गाँव हैं उनमें लोगों को ये कोशिश कर रही है कि नशे से दूर कर सकें, जिसके लिए उनमें ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस फैलाई जा रही है। एक हमारी स्पेशल टीम गठित करी हुई है हेडक्वार्टर से ही, जिसको ये काम दिया गया है कि वो गांव-गांव जाके लोगों को नशे के दुष्प्रभाव के बारे में अवेयर करे और ये भी चेक करे कि कितने हमारे गांव जो नशा मुक्त हैं उनमें कोई भी ऐसी दिक्कत नहीं आए कि दोबारा उसमें लोग नशे का सेवन करने लगे।
जींद जिले में जुलाना के बीडीपीओ कार्यालय में ग्रामीण सफाई कर्मचारियों का धरना दूसरे दिन भी जारी रहा। बता दें कि सफाई कर्मियों को पिछले 3 महीने से वेतन नहीं मिला है। धरने की अध्यक्षता ग्रामीण सफाई कर्मचारियों के प्रधान मनफूल ने की और प्रधान मनफूल ने बताया कि वेतन नहीं मिलने से कर्मचारी आर्थिक संकट में हैं। बच्चों की पढ़ाई और रसोई खर्च चलाना मुश्किल हो रहा है। कर्मचारियों ने कई बार शिकायत की लेकिन कोई समाधान नहीं निकला। उन्होंने थाली बजाकर विरोध प्रदर्शन किया और सरकार व प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। ऐसा जी कोई यहाँ कोई मौका का अधिकारी सुनने की बात करने के लिए नहीं आया। हम कल से धरना में बैठे हैं यहाँ लगातार, आज दूसरा दिन हो गया, लेकिन कोई भी आ रहा, कोई भी छोटा मोटा अधिकारी नहीं आया हमें बातचीत करने के लिए। अभी तक कोई आश्वासन नहीं है कि तनख्वाह डलेगी नहीं डलेगी। और ये सफाई कर्मचारी लगातार मांग कर रहे हैं। 15 दिन पहले भी हम बातचीत करके गए थे, लगातार संपर्क है ब्लॉक में, लेकिन किसी तरह का कोई आश्वासन नहीं है। इस बात को लेकर आज कल धरना भी बैठे थे, आज दूसरा दिन है, आज भी अभी तक कोई अधिकारी नहीं आया यहाँ। इस बात को लेकर जब तक अधिकारी नहीं आएगा, जब तक हम यहाँ बैठेंगे, हमारे पिप्पे में चून नहीं रहे हैं। ये सफाई कर्मचारी कसल लेकर रहा है, इनका पिप्पे में चून नहीं है। नून का डेयरी वाला दूध तनाट गया, दुकानदार पर चाय पत्ती ले उड़ तनाट गया, लेकिन इनका बिल्कुल भूखमरी पे इस बात को लेकर अरे धरने बैठे, पर्सन ठाके, इनके पास खाने के लिए कुछ नहीं है। नगर निगम के लाख दावों के बावजूद बारिश से बल्लभगढ़ का बस अड्डा पूरी तरह से पानी में डूब गया और कर्मचारियों के कमरों में भी पानी घुस गया। यात्री वेटिंग एरिया की कुर्सियों पर खड़े दिखाई दिए। तो आपको बता दें कि पिछले महीने मानसून की तैयारी को लेकर फरीदाबाद की मेयर प्रवीण जोशी ने कहा था कि भद्रा को कह दो जमकर बरसे, पर अब पूरी तरह तैयार है। लेकिन बल्लभगढ़ के बस अड्डे पर घुटनों से भी ज्यादा बारिश का पानी जमा हो गया है। इतना ही नहीं, पूछताछ केंद्र, रोडवेज कर्मचारियों के कमरे और वेटिंग रूम में यात्रियों के लिए रखी कुर्सियां तक पानी में डूब गईं और हालत बद से बदतर दिखाई दी। में पूरे बल्लभगढ़ में बारिश में पानी भरा पड़ा है। हाँ, समस्या तो बहुत ज्यादा है, क्या कर सकते हैं, पर यह है कि इसकी सुविधा ज्यादा होनी चाहिए। बल्लभगढ़ में कुछ ज्यादा ही पानी भरता है। अब हमारी भी गाड़ी बंद हो गई है। कितनी देर बारिश हुई है? कम से कम 1 घंटे के आसपास। 1 घंटे में क्या हालात हो गया बल्लभगढ़ के? बहुत बुरा हाल हो गया है, गाड़ी बंद पड़ गई है। अब कौन धक्का मारेगा इसमें? बुरा हालात है जी, पूरे बस अड्डे में पानी भरा हुआ है, ना कहीं बसें लगने की जगह है, ना यात्रियों को बैठने की जगह है। और ये बाहर से जो मेन रोड का पानी है वो भी आ रहा है, कुछ बस अड्डे का पानी है, कुछ बाहर से जो मेन रोड का पानी है वो जबरदस्त आ रहा। अभी गेट से मैं आया हूँ, कुछ गाड़ियों को हटवा के वहां से जाम लग रहा है। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता। दरअसल मेन बात खाना पीना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो आपकी सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाए। सिर्फ 699 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 011 45 45 45 45 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। जाम भी देख लो जी, पूरे बस खड़े हैं, सारी जनता परेशान है। अभी देखो पानी पानी नजर आ रहा है बरसात में, और हर बरसात में यही हालात रहते हैं। बस अड्डे के सवारियों को भी परेशानी है, यहाँ कर्मचारी जो काम कर रहे हैं यहाँ पे नीचे के पोर्शन पे उनको भी परेशानी है।
क्योंकि खतरा महसूस कर रहे हैं कि खतरा लाइट आ रही है, पूरा खतरा है, लाइट आ रही है, पानी में बैठे हैं, 150 पे जाएगी तो पूरा खतरा बना हुआ है कर्मचारियों की जान के लिए। वहां से क्या करे, कर्मचारी तो काम करेगा, मजबूरी है, तो ड्यूटी तो करनी ही है। विधानसभा की शिक्षा और तकनीकी शिक्षा कमेटी ने फरीदाबाद का दौरा किया और इस दौरान कमेटी के अध्यक्ष विधायक रामकुमार कश्यप के नेतृत्व में 11 विधायकों ने शिक्षा के स्तर में सुधार के लिए अलग अलग बिंदुओं पर चर्चा की। मीडिया से बातचीत करते हुए अध्यक्ष रामकुमार कश्यप ने कहा कि शिक्षा के सुधार में कई तरह की खामियां पाई गई हैं, जिन्हें सुधारने का आश्वासन डीसी की तरफ से दिया गया है। उन्होंने कमियों को गिनाते हुए कहा कि स्टाफ की कमी सबसे ज्यादा दिखाई दी है और इसे 3 महीने में पूरा करने का कमेटी को आश्वासन मिला है। सबसे पहले तो आपका और आपके चैनल का मैं अपनी ओर से कमेटी की तरफ से धन्यवाद करता हूं। जहां तक आपने मेरे से पूछा है अभी कमेटी आई है, इसका पर्पस क्या है? देखिए, कमेटी जो है ये हमारी एजुकेशन कमेटी है विधानसभा की। यहाँ पर जो अपने जेसी बोस जो यूनिवर्सिटी है, जिसे YMC हम बोलते थे पहले, इसका स्पोर्ट विजिट करने के लिए आई है। तो यूनिवर्सिटी में किस प्रकार से यहाँ पर शिक्षा दी जा रही है, यहाँ पर किस प्रकार से काम कर रही है यूनिवर्सिटी में, तो स्टाफ की क्या स्थिति है, नॉन टीचिंग स्टाफ की क्या स्थिति है, यहाँ पर क्या खामियां है, इसको सुधार करने की जरूरत है। विशेष रूप से जो सेकंड कैंपस यहाँ बनना है उसकी जानकारी लेने के लिए विशेष रूप से कमेटी यहाँ पर आई है। प्रदेश में हजारों बच्चों की बिना खर्च बिना पर्ची के नौकरियां लगी हैं और इसी तर्ज पर पानीपत में लगभग 120 युवाओं का पटवारी पद के लिए चयन हुआ है, जिसके चलते तहसील में ट्रेनिंग पटवारी की ट्रेनिंग ले रही सोनिया शिवानी ने कहा कि पहले कहा जाता था कि बिना पैसों की नौकरियां नहीं मिलती थी, लेकिन अब बिना खर्ची बिना पर्ची की नौकरी मिल रही है। पहले गरीब सरकारी नौकरी पाने का सपना देखता था, लेकिन अब हकीकत में सपने पूरे हो रहे हैं। सर, मेरा नाम बिट्टू है, मैं गांव सिवा से हूँ। मैं अब रेवेन्यू पटवारी में लगा हुआ। सर, इस बात में मैं बहुत अच्छा लग रहा है। हम पहले सुनते थे कि लोग पैसे देकर नौकरी लगते हैं या फिर भाई तेरे को इतना देना पड़ेगा तो तब तेरे को नौकरी लगेगी, लेकिन सर अब जब हम लगे हैं तो हमें कुछ नहीं देना पड़ा, इसलिए हमें बहुत बेनिफिट है। ये ऐसे लगता है जैसे गरीब बच्चा भी अपना लग सकता है नौकरी। हाँ सर, प्योर भी लगेगी, जैसे पहले लगी है वैसे अभी भी लगेगी। मेरा नाम प्रीति है, मैं बधावा राम कॉलोनी की रहने वाली हूँ और पटवारी पद पर कार्यरत हूँ। और सरकार ने बिना पर्चे बिना खर्चे के हमें नौकरी दी है, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। पहले के टाइम पे जो था फ्री लगते थे और अब बड़ा अच्छा लग रहा है कि पढ़ने वाले बच्चों को नौकरी मिल रही है। शिवानी मलिक है, पटाने गाँव पानीपत की रहने वाली हूँ और मेरा पटवारी की पोस्ट सिलेक्शन हुआ है। और गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है बिना पर्ची बिना खर्चे वाली, वो सही साबित हुई है। पहले जब हम पढ़ते थे तो सुनते थे कि जो जिनके पास अच्छे खासे पैसे हैं, अच्छी खासी इनकम उनकी फैमिली की, तो ये बच्चे गवर्नमेंट जॉब में आ पाते हैं। लेकिन जब हमारी बारी आई तो हमने देखा जो हमने तैयारी की, जो एग्जाम की, उसके थ्रू हमारा सिलेक्शन हुआ है। हरियाणा ग्रुप सी के जो CET का एग्जाम हुआ था, पहले प्री का मेन्स का मैंने वो क्लियर किया है। उसके बाद रेवेन्यू पटवारी की पोस्ट में सिलेक्शन हुआ है और गवर्नमेंट जो हमारी बहुत अच्छा काम कर रही है। बिना पर्ची बिना खर्चे का जो मुहिम चलाई गई थी, ये सही साबित हुई। जी, मेरा नाम सोनिया है, मैं पानीपत की रहने वाली हूँ और मेरा वर्तमान में पटवारी की पोस्ट पर सिलेक्शन हुआ है। और जो सरकार की जो बिना खर्चे बिना पर्ची की जो पॉलिसी है, इसके तहत बहुत से गरीब परिवार जो मतलब सोच भी नहीं सकते थे सरकारी नौकरी का, वो इस मुकाम पर आए। जी, काफी बदल रही है सर। पहले तो ये था कि जिनके पास पैसे थे वही बच्चे सेलेक्ट हो पाते थे, हम जैसे गरीब जो बच्चे थे वो वहां तक पहुंचने की सोच भी नहीं सकते थे। लेकिन सरकार ने जो मुहिम चलाई है, ये मतलब बहुत से गरीब परिवारों के लिए एक बेटर साबित है। कुरुक्षेत्र के उपमंडल शाहाबाद के गांव धतोड़ी के समीप के मेंतर नाले के ओवरफ्लो होने की वजह से हजारों एकड़ फसल खराब हो चुकी है, जिसका कांग्रेस विधायक रामकरण काला ने खराब फसल का जायजा लिया है और अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी जारी किए। विधायक रामकरण काला ने कहा कि बेनतर नाले की सफाई न होने से नाले का पानी ओवरफ्लो हो चुका है और नाला कई जगह से टूट भी चुका है, जिसकी वजह से खेतों में नाले का गंदा पानी चला गया है और उसकी वजह से हजारों एकड़ फसल खराब हो गई है।
आज धनतोड़ी के अंदर नहीं है, तो बस एक पीछा हमारा शाहबाद से लेकर और यहाँ तक आका जो रास्ते बंद थे, मशीनें लग रही, मशीनें एक्सर साहब ने मशीन ले रखी ताकि जो पीछे से बंद टूट है, जहाँ से बताया आप सारे गाँव ने बताया ना, जो बंद टूट है पीछा बकाने के पास, वहां से जंगल के पास, उसके नाले के अंदर पानी नहीं जा रहा। अब जब चलता पानी था, जिम्मेदार इस बात ना मानते भी आए साल हमारा चलता पानी निकल जा रहा खेत में। अब ये 24 घंटे का पानी इसी में निकल रहा, नाले के बीच में पानी नहीं जा रहा। इनकी समस्या ये है भी चलो बरसात आएगा पानी आएगा कोई बात नहीं, आज जो मतलब जिस वजह से जिम्मेदार परेशान है, जो सारा जो पानी है पीछे का नाले का, जो खेतों के बीच में होगा रहा आ गया है। और ऐसे में फरीदाबाद में 1 घंटे तक हुई लगातार बारिश ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। तो वहीं फरीदाबाद स्मार्ट सिटी की पोल बारिश की चंद बूंदें खोल दी गई। और आपको बता दें, लगातार 1 घंटे चली इस बारिश ने शहर को जलमग्न कर दिया, जहां नेशनल हाईवे पर भी पानी भरा गया। और तो वहीं बल्लभगढ़ का बस स्टैंड तो मानो तालाब में ही तब्दील हो गया। इतना ही नहीं बल्कि बस स्टैंड के कई दफ्तरों में पानी जमा हो गया और लोग परेशान हैं। लोगों का कहना है कि पिछले काफी समय से यहाँ स्थिति ऐसी ही चल रही है। 1 घंटा बारिश हुई है जी, बस देख लो जी, इतना पूरे गोटे तक पानी हो रहे हैं। हमें पैसे खर्च होते हैं, गवर्नमेंट पूरी पैसे खर्च करती है। देख लो जी हालत क्या हो रहा है जी फरीदाबाद का, बल्लभगढ़, ये पूरा रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड सारे बढ़ रहा है। जो जाम भी देख लो जी, पूरे बस खड़े हैं, सारी जनता परेशान है। अभी मौज कर रखी है सारे में, पूरे बल्लभगढ़ में बारिश में पानी भरा पड़ा है। देखो बारिश का बजट के बारे में मेरे को जानकारी ज्यादा है ना, मैं बजट के बारे में बात ना कर सकूं, क्या है क्या ना है, पर यह है कि इसकी सुविधा ज्यादा होनी चाहिए बल्लभगढ़ में कुछ ज्यादा ही पानी भरता है। अब हमारी भी गाड़ी बंद हो गई है कम से कम 1 घंटे के आसपास, बहुत बुरा हाल हो गया है, गाड़ी बंद पड़ गई है। अब कौन धक्का मारेगा इसमें। कन्हैयालाल शर्मा, ये हुई थी 40 मिनट, पानी भरा हुआ अड्डे में जी, हर साल ही भरता है। सोचता है इंजन चला रखे, बरसात हो जाती पानी भर जाता है। हाँ जी, 1988 में बना था ये, और पहले तो कच्चा था, बाद में पक्का करवा दिया था सरकार ने जी। पानी के बरसात में पानी आ जाता, सभी कमरों वगैरह बस स्टैंड में इंजन वगैरह चलाए जाते, फिर पानी चला जाता है। सवारी पूछने के लिए आ रही है इंक्वायरी पे, पानी में ही। मेरा नाम शाहिद अहमद है। तो पानी नजर आ रहा है बरसात में, और हर बरसात में यही हालात रहते हैं। बस अड्डे के सवारियों को भी परेशानी है, यहाँ कर्मचारी जो काम कर रहे हैं यहाँ पे नीचे के पोर्शन पे, उनको भी परेशानी है। पूरा खतरा है, लाइट आ रही है, पानी में बैठे हैं, तो पूरा खतरा बना हुआ है कर्मचारियों की जान के लिए। क्या करे, कर्मचारी तो काम करेगा, मजबूरी है। मेरा नाम जयपाल राठी है। बुरा हालात है जी, पूरे बस अड्डे में पानी भरा हुआ है, ना कहीं बसें लगने की जगह है, ना यात्रियों को बैठने की जगह है। और ये बाहर से जो मेन रोड का पानी है वो भी आ रहा, कुछ बस अड्डे का पानी है, कुछ बाहर से जो मेन रोड का पानी है वो जबरदस्त आ रहा। अभी गेट से मैं आया हूँ, कुछ गाड़ियों को हटवा के वहां से जाम लग रहा है, लेकिन वहां से जबरदस्त पानी बस अड्डे के अंदर आ रहा है। बस अड्डे की बाउंड्री में पीछे से जो साइड की बाउंड्री है उनसे भी पानी अंदर आ रहा है, चारों तरफ से पानी यहाँ, क्योंकि ये बस अड्डे की जो ये झील में है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।